Hello students, I hope you all are fine. I am Sudhanshu from team आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आप इसमें ही आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। नोट प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकते हैं, स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी ए के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसमें हम आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। संप्रेषण के विभिन्न मॉडलों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हमसे 3 चीजें पूछी गई है। एक हमसे पूछा गया संप्रेषण क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। साथ ही संप्रेषण के सिद्धांत और संप्रेषण के मॉडल के बारे में हमसे आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपके यहीं लिखें जो आपका कम्युनिकेशन है या जो आपका संप्रेषण होता है वो आपका विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान तो होता ही है, वो बल साथ ही वो आपका सामाजिक, शैक्षिक और वैश्विक व्यक्तिगत संबंधों की नींव भी होती है। मान लीजिए अगर कोई भी दो व्यक्ति है या कोई भी आपस में जानकारी साझा करने वाले कोई भी ऐसे 2 तत्व हो गए जो आपस में साझा तत्व करते हैं, उसे हम आपका संप्रेषण कहते हैं या फिर उसे ही हम आपका कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण कहते हैं। एंड जो आपका प्रभावी संप्रेषण होता है वो किसी भी संगठन, संस्था या समाज की सफलता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे संप्रेषण का अभिप्राय अर्थात जो आपका मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में हमें लिखना है। तो जो आपका संप्रेषण शब्द है ये आपका एक संस्कृत का आपका शब्द है प्रेषण। तो उससे ही आपका संप्रेषण की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ आपका भेजना होता है। तो संप्रेषण का जो आपका तात्पर्य होता है या संप्रेषण का जो अर्थ होता है वो आपका सामूहिक रूप से भेजना या साझा करना होता है। अतः जब भी कोई जो 2 व्यक्ति होते हैं वे अपने एक दूसरे से अपने विचार या अपनी जो भावनाएं हैं वे सभी आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं संदेश के माध्यम से या किसी भी तरीके के माध्यम से। जो भी एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, भावनाएं व्यक्त करता है उसे ही हम आपका संप्रेषण कहते हैं। और इसमें आपका जो संप्रेषण होता है इसमें जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो भी विचार या संदेश दे रहा है उसमें उसको दूसरे व्यक्ति को समझना भी आवश्यक होता है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो जो आपका संप्रेषण है वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रेषक संदेश को एक माध्यम द्वारा एक ग्रहणकर्ता तक पहुंचाता है और प्रतिक्रिया के माध्यम से संवाद संपन्न होता है। अर्थात जो आपका संप्रेषण है इसमें आपका संवाद या प्रतिक्रिया जो आपकी फीडबैक होती है वो आपका एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। तो ये हमने आपका संप्रेषण का अभिप्राय देख लिया, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन देख लिया। अब हम आपके कुछ संप्रेषण के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उन कुछ सिद्धांत को देख लेते हैं। तो जो आपका प्रभावी संप्रेषण होता है उसको आपको कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना होता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्पष्टता अर्थात क्लियरिटी। तो जो आपका जो भी हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो भी संदेश पहुंचा रहे हैं तो वो आपका संदेश सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी भ्रम या कोई भी इशू उत्पन्न न हो। सेकंड इसमें जो आपका आता है सिद्धांत में वो आपका संक्षिप्तता आता है। अर्थात जो भी आप संदेश भेज रहे हो वो आपका छोटा होना चाहिए, सारगर्भित और विषय से संबंधित होना चाहिए। अर्थात आपका इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपका जो जिसके लिए आप भेज रहे हो वो उसको समझ ही ना सके। आपका इतना छोटा होना चाहिए ताकि वो छोटा भी हो लेकिन आपका वो समझ में आ सके। थर्ड जो आपका आता है वो प्रासंगिकता आता है। अर्थात जो भी जानकारी है वह उस समय और उस विषय के अनुरूप होनी चाहिए। फोर्थ आपकी जो आता है वो आपका सक्रिय श्रवण आता है, एक्टिव लिसनिंग। तो इसमें ग्रहणकर्ता को ध्यानपूर्वक और पूरी तन्मयता से सुनना चाहिए।
फिर तो जो आपका आता है वो आपका प्रतिक्रिया आता है, फीडबैक आता है। इसमें जो संप्रेषण की सफलता होती है वो आपकी तभी मानी जाती है जब कोई भी जो प्राप्त करता होता है वो संदेश समझकर प्रतिक्रिया देता है। 6 इसमें जो आपका आता है वो आपका अनुकूल माध्यम आता है। उसमें संदेश भेजने के लिए सही माध्यम का चयन करना जरूरी होता है, जैसे कि आपका मौखिक हो गया, लिखित हो गया, दृश्य आदि, ये सभी हो गए। 7 जो आपका आता है वो आपका संवेदनशीलता आता है। इसमें जो संदेश है उसमें भावनात्मक संतुलन और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये हमने आपके कुछ संप्रेषण के सिद्धांत देख लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लिए। अब हम आपका संप्रेषण के कुछ मॉडल्स भी होते हैं, उन मॉडल को देख लेते हैं जो कि आपके विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उसमें से आपका सबसे पहले मॉडल आता है वो आपका अरिस्टोटल मॉडल आता है। तो ये आपका सबसे पुराना मॉडल माना जाता है, अरिस्टोटल मॉडल। इसमें आपके मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। एक आपका वक्ता होता है, स्पीकर होता है, दूसरा आपका मैसेज होता है, संदेश होता है, तीसरा आपका श्रोता जो सुनने वाला होता है, लिसनर जिसे हम कहते हैं। तो ये जो आपका अरिस्टोटल मॉडल है ये एक तरफा संप्रेषण को दर्शाता है। साथ ही अब हम आपका जो दूसरा मॉडल आता है वो आपका लैसवेल मॉडल आता है, जो कि आपका 1948 में दिया गया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो आपका अरिस्टोटल मॉडल था ये आपका 300 BC में दिया गया था, लेकिन जो आपका लैसवेल मॉडल है ये आपका 1948 में दिया गया था। और इसमें आपका जो मॉडल था इसमें आपके 5 पर्सन थे। एक आपका who says what, in which channel, to whom, with what effect, अर्थात कौन क्या कह रहा है, किस माध्यम से, किसको और क्या उस पर प्रभाव पड़ा है। तो ये 5 मॉडल, इन 5 तत्वों से मिलकर ही ये जो 5 पर्सन है इनसे मिलकर ये आपका लैसवेल मॉडल बना था। थर्ड जो आपका मॉडल है वो आपका शैनर वीवर का मॉडल आया, जो कि आपका 1949 में आया। तो ये आपका एक प्रकार का वैज्ञानिक मॉडल भी माना गया, क्योंकि इसमें जो आपका टेलीफोन संप्रेषण है उसी पर ये आपका शैनर और वीवर मॉडल आधारित था। इसमें आपका संदेश, एनकोडर, चैनल, डिकोडर और नॉइज जैसे जो तत्व थे वे सभी शामिल थे। और जो आपका संप्रेषण था इसमें उसकी आने वाली बाधाओं को समझने में सहायक भी सिद्ध हुआ। और तो जो आपका मॉडल आया वो आपका बोल्डो मॉडल आया, जो कि आपका 1960 में आया था, जिसमें आपका जो SMCR का एक तरीका दिया गया था। बोल्डो मॉडल में ये आपका SMCR के सिद्धांत पर आधारित था। तो SMCR से जो तात्पर्य था वो S से सोर्सेस था, स्रोत था, मैसेज, M से मैसेज संदेश, C से आपका चैनल माध्यम होगा और R से रिसीवर ग्रहणकर्ता होगा। तो जो आपका ये बोल्डो मॉडल था ये बताता है कि संप्रेषण में स्रोत और ग्रहणकर्ता के ज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा आदि का क्या प्रभाव होता है। तो ये आपके 4 मॉडल मैंने आपको बता दिए। जो आपका 5वां मॉडल आता है वो आपका श्रम मॉडल आता है, जो कि आपका 1954 में हुआ था। तो जो आपका ये श्रम मॉडल है ये आपका एक चक्रीय प्रक्रिया को मानता है। इसमें आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को महत्व दिया गया है, यानी जो प्रेषक होता है वो ग्रहणकर्ता की पृष्ठभूमि का मेल होना उसमें जरूरी है। तो छठा जो आपका मॉडल आता है वो आपका बर्न्स और डोवल मॉडल आता है, जो कि आपका 1970 में आता है। ये आपका द्विपक्षीय संप्रेषण जो आपका 2 वे कम्युनिकेशन होता है उसको दर्शाता है। इसमें जो दोनों व्यक्ति होते हैं वे एक साथ ही प्रेषक और ग्रहणकर्ता की भूमिका निभाते हैं, अर्थात इसमें जो फीडबैक और संदर्भ होता है उसको बहुत ही महत्व दिया जाता है, उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ मॉडल बता दिए संप्रेषण के। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें, कंक्लूजन लिख देंगे। निष्कर्ष में आप यही लिखें जो आपका संप्रेषण है वो आपका आदान प्रदान, तो शब्दों का आदान प्रदान तो है ही है, साथ ही वो आपका एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया भी है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाएं, संदेश या माध्यम, संस्कृति, इन सभी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है। इसके आपके कुछ विभिन्न मॉडल भी है जो कि हमें इसकी संरचना और प्रक्रिया समझने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं, और ये आपका कुछ सिद्धांतों का पालन भी करता है जिससे कि जो आपका संप्रेषण है वो आपका सफल साबित होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे प्रतिवेदन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन की प्रक्रिया और विशेषता का वर्णन कीजिए, ये पूछा गया है। साथ ही जो संप्रेषण की संभावना है उसके बारे में हमसे सोदाहरण स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो हमें इसमें आपका प्रतिवेदन के अर्थ को बताना है, साथ ही जो प्रतिवेदन की प्रक्रिया है और जो विशेषता उसको बताना है, और जो संप्रेषण की संभावनाएं होते हैं उन सभी को हम आपका इसके आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपके यही लिखेंगे कि किसी संगठन की आंतरिक व्यवस्था हो या बाहरी संपर्क, उचित संप्रेषण और सही समय पर सूचना का प्रस्तुतिकरण सफलता की कुंजी है। तो इसके लिए आपका एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन और संप्रेषण की संभावनाएं जो शब्द हैं ये आपके विशेष महत्वपूर्ण होते हैं।
तो इसी बार के आंसर में हम आपका संप्रेषण जो आपका प्रतिवेदन है उसके बारे में का अर्थ लिखें, उसकी प्रक्रिया के बारे में आपका इसी आंसर में जानेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद ध्यान आप लिखेंगे प्रतिवेदन, अर्थ, प्रक्रिया एवं विशेषताएं। तो इसमें हम आपका सबसे पहले प्रतिवेदन का अर्थ देखें, फिर प्रतिवेदन की प्रक्रिया देखें, ध्यान आपकी प्रतिवेदन की विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका मीनिंग ऑफ रिपोर्ट देख लेते हैं, प्रतिवेदन का अर्थ देख लेते हैं। तो जो आपका प्रतिवेदन होता है वो आपका एक लिखित या मौखिक विवरण होता है जिसमें किसी विषय, कार्य, घटना या स्थिति का विश्लेषणात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। और जो प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि सूचना को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें ताकि जो संबंधित व्यक्ति या संस्था है वो उचित निर्णय भी ले सके। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रतिवेदन आपका एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज या ऐसा किताब होती है जिसमें किसी कार्य या घटना की जानकारी, निष्कर्ष और सुझाव को विधिपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका प्रतिवेदन का अर्थ हो गया। अब हम आपका प्रतिवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें आपका सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है। जिस भी विषय पे हमें आपका प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखनी है उस पर हम आपका विषय चुनते हैं कि हमें किस विषय पे, किस टॉपिक पे हमें आपका प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखनी है। यही आपका प्रथम चरण होता है। उसके बाद जब हम आपका विषय का चयन कर लेते हैं तो हम उस विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं जो कि हमें आपके विभिन्न प्रकार के तथ्यों, आंकड़ों या सूचनाओं के जैसे जो विभिन्न स्रोत होते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। जब हम आपका विषय का चयन कर लेंगे, जानकारी भी इकट्ठी कर लेंगे उसके बारे में, तो फिर उसके बाद हम आपका जो तथ्य होते हैं, जो आपके जिन भी तथ्यों का जो भी जानकारी हमने प्राप्त की, हम उनका विश्लेषण करते हैं कि जो भी हमने जानकारी एकत्रित किया है कि उसका आपका सही भी जानकारी है, उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद हम आपकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें हम प्रतिवेदन की संरचना तैयार करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि आंसर में आप देखते हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एक छोटी सी प्रस्तावना लिखते हैं, प्रीलिम्स लिखते हैं। उसके बाद हम आपका एक मुख्य भाग लिखते हैं, देन हम आपका निष्कर्ष लिखते हैं। तो इसी तरीके से आपका प्रतिवेदन की भी आपका एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। उसके बाद उसका लेखन किया जाता है जो कि आपका एक साफ, स्पष्ट और तार्किक भाषा में किया जाता है। देन आपका पुनरीक्षण किया जाता है जिसमें कि कोई भी जो कमियां हैं, जो भी त्रुटियां, उन सभी त्रुटियों को आपको सुधार दिया जाता है। तो ये आपका प्रतिवेदन की प्रक्रिया हो गई। देन हम आपकी कुछ प्रतिवेदन की विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो आपका प्रतिवेदन की विशेषता आती है, इसमें आपका सबसे पहले निष्पक्षता अपनाई जाती है, अर्थात इसमें आपको किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत भावना का उपयोग नहीं किया जाता है। सेकंड, ये स्पष्टता होती है, इसमें जो भी भाषा या विषय का उपयोग किया जाता है वो आपका सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। थर्ड, इसमें आपका संक्षिप्त होती है, अर्थात इसमें कोई भी फालतू बातें नहीं होती है, जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपका सभी आवश्यक बातें होती है। फोर्थ, इसमें जो आपका आता है वो प्रामाणिकता आता है, अर्थात इसमें जानकारी विश्वसनीय और स्रोत संगत होनी चाहिए। फिफ्थ, आपका जो आता है वो आपका व्यवस्थित संरचना आता है जो कि रिपोर्ट का प्रारूप, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष और सुझाव के अनुसार होना चाहिए। सिक्स्थ, जो आपका आता है वो आपका प्रस्तुतिकरण आता है, प्रेजेंटेशन आता है, जिसमें हम रिपोर्ट को आकर्षक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये आपके प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम आपके कुछ संप्रेषण की संभावनाएं देख लेते हैं। तो जो आपका संप्रेषण की संभावना करता है, जो आपकी मीनिंग ऑफ संप्रेषण की संभावना है उनको देख लेते हैं। तो जो आपका संप्रेषण की संभावना है वो उन विभिन्न माध्यमों, तरीकों और परिस्थितियों को बताता है जिनके माध्यम से विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे जैसे आपका जो तकनीक और समाज है वो बढ़ता है तो उसमें आपके संप्रेषण की संभावनाएं भी बढ़ती जाती है। तो ये आपके संप्रेषण की संभावनाओं का अर्थ हो गया। अब हम आपके जो संप्रेषण की कुछ प्रमुख संभावनाएं होती है, जो आपकी की पॉसिबिलिटीज होती है कम्युनिकेशन की, उनको देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले आपका तकनीकी संभावना आता है, टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज आती है। जैसे कि आपका ईमेल, मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जो आपके तकनीकी माध्यम से, इनके माध्यम से हम आपका जो संप्रेषण है उसको तीव्र, सुलभ और अच्छा बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर कोई कंपनी है तो उसको जो मैनेजर होगा वो आपका वर्चुअल मीटिंग के जरिए भी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे सकता है। सेकंड, इसका जो आता है वो आपका भाषाई संभावना आते हैं, जिसमें संप्रेषण कई भाषाओं में किया जाता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अनुवादकों की मदद से विचार विनिमय। थर्ड, जो आपका आता है वो आपका दृश्य और श्रव्य माध्यम आता है, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब जैसे जो आपके ये स्तर है, इन पर जो आपके सोशल मीडिया स्तर हो गए, इन पर आपका व्यापक स्तर पर एक जो संप्रेषण है वो संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कोई आपका सरकारी योजना ही तो वो आपका टीवी पे विज्ञापनों के जरिए उसको जनता तक पहुंचाया जाता है। और तो जो आपका आता है वो आपका सांस्कृतिक और सामाजिक संभावनाएं आता है, कल्चरल एंड सोशल पॉसिबिलिटीज, जिसमें विविध संस्कृति और समाज में अलग अलग संप्रेषण शैली अपनाई जाती है। जैसे कि आपका कोई ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लघु नाटकों द्वारा जन जागरूकता फैलाई जाती है। फिफ्थ, जो आपका आता है वो आपका औपचारिक और अनौपचारिक आता है।
तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, जिसमें जो संस्थागत संरचना है उसमें औपचारिक संवाद तथा दोस्तों व परिवार में अनौपचारिक संवाद की संभावना भी मौजूद होती है। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे, जो आपका रिपोर्ट और कम्युनिकेशन है, ये दोनों ही किसी भी संगठन, संस्था या समाज में पारदर्शिता और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए अनिवार्य है। और जो आपका प्रतिवेदन है वो आपको सूचनाओं को संरचित रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन जो आपका जो संप्रेषण होता है वो उन्हीं सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रकार का माध्यम होता है। तो जो आपका वर्तमान समय है, इसमें आपका प्रतिवेदन और संप्रेषण का दोनों का ही महत्व जो है वो बहुत ही अधिक बड़ा है, और ये आपका विभिन्न माध्यमों के सहायता से इनका महत्व बड़ा है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद ध्यान आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपसे सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है और एक अच्छे सर्वेक्षण के गुण पूछे गए हैं। साथ ही जो आपका दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान है उस पर हमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी तैयार करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे कि जो आपका आज का समय है, इसमें जो सर्वेक्षण है, जो आपका सर्वे है, उससे ही हमें आपका किसी भी नीति का रिजल्ट मिलता है, या किसी भी तरीके का जो हम जो भी निर्माण करते हैं, जो कानून बनाते हैं, उसका हमें एक निष्कर्ष मिलता है। तो इसके माध्यम से ही हम आपका किसी विशेष विषय, समस्या, क्षेत्र से संबंधित तथ्यों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और उस पर जो निष्पक्ष निर्णय है वो ले सकते हैं। तो इससे ही हमें आपके हमारी जो योजना है उसकी सफलता विफलता के बारे में हमें पता चलता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद देन हम आपका लिखेंगे मीनिंग ऑफ सर्वे, अर्थात जो आपका सर्वेक्षण है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो आपका सर्वेक्षण है वो आपकी एक प्रकार की हमने जो भी एक टाइप से आप मान सकते हो, हमने जो भी आपके कानून बनाए हैं, जो भी योजना बनाए है, जो भी नीति निर्माण करी है, तो जो भी हमने नीति निर्माण किया हम उसका लोगों से आपका एक तरीके से उनका राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये नीति कितनी सफलता पूर्वक साबित हुई है। तो उसी के आधार पर जो हमारी नीति है उसका मूल्यांकन हम करते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो आपका सर्वेक्षण है वो आपके एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी विशेष विषय से संबंधित जानकारी, राय या आंकड़े लोगों से एकत्रित किए जाते हैं, और जो आपका ये जानकारी है बाद में विश्लेषण करके इसका निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने में सहायक होती है। तो एक टाइप से आप ये भी कह सकते हो जो आपका सर्वेक्षण है वो आपकी एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हम आपका प्रश्नों के उत्तर लेकर किसी समस्या या विषय की वास्तविक स्थिति का आकलन इसमें किया जाता है। तो ये आपका मीनिंग ऑफ सर्वे होगा, सर्वेक्षण का तात्पर्य हो गया। अब हम आपका एक अच्छे सर्वेक्षण के गुण देख लेते हैं। जो आपका एक अच्छा सर्वेक्षक होता है उसमें आपका क्या क्या गुण होते हैं। तो उसमें आपके विभिन्न प्रकार के कुछ अन्य गुण होते हैं जिनमें आपका सबसे पहला आता है संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल। तो जो आपका सर्वेक्षक होता है वो लोगों से सहज और प्रभावी संवाद करने में आपका एक नीति संपन्न होना चाहिए। सेकंड आपका आता है निष्पक्षता। तो जो भी सर्वेक्षण करता है उसे किसी पूर्वाग्रह व्यक्तित्व राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। थर्ड जो आता है वो आपका धैर्य और सहनशीलता आता है, जिसमें लोगों से संवाद करते समय धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनना और प्रतिक्रिया का सम्मान करना आवश्यक होता है। फोर्थ आपका पर्यवेक्षण कौशल आता है, ऑब्जर्वेशन स्किल आती है, जिसमें जो सर्वेक्षण होता है वो करते समय व्यक्ति को आसपास की परिस्थितियों, भाव भंगिमाओं और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका तकनीकी ज्ञान आता है, जिसमें सर्वेक्षण फॉर्म भरने, मोबाइल ऐप, डाटा संग्रह टूल्स आदि के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। सिक्स्थ जो आपका होनेस्टी आता है, ईमानदारी होता है। तो जो भी उत्तरदाता जो भी उत्तर देते हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखना और जानकारियों को जैसा बताया गया उसी रूप में प्रस्तुत करना, ये आपका सर्वेक्षक का एक गुण होता है। सेवंथ आपका समय प्रबंधन आता है। तो जो सर्वेक्षण है वो सीमित समय में पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये आपके एक अच्छे सर्वेक्षण के गुण मैंने बता दिए। अब मैं आपका सर्वेक्षण रिपोर्ट दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर एक शीर्षक लिख देता हूँ। तो मान लीजिएगा आपका जो दिल्ली का कूड़ा निस्तारण योजना है इसके अतिरिक्त भी आपके पास कोई भी टॉपिक आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। आपको सबसे पहले एक भूमिका लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखनी है, जिसमें हम आपका दिल्ली के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि जो आपका दिल्ली है वो आपका राजधानी क्षेत्र है, इसमें आपकी जनसंख्या भी बढ़ रही है और आपका इससे आपका जो कचरा है वो भी आपका बढ़ रहा है और ये आपकी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका दिल्ली है उसमें आपका प्रदूषण की समस्या बन रही है, ये आपके एक प्रकार से कूड़े की वजह से बन रही है। तो उसको सही करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए आपका एक कूड़ा निस्तारण योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे कि आपका डोर टू डोर कलेक्शन होगा, कचरे का पृथक्करण होगा या रिसाइकलिंग वगैरह हो गई, ऐसे भी आपके
आपके कुछ भूमिका चला जा रही है, कुछ योजनाएं चलाई जा रही है कूड़ा निस्तारण के लिए। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी भूमिका लिख दें, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी सर्वेक्षण पद्धति लिखेंगे, जिसमें हम आपका स्थान में रखेंगे उत्तरी दिल्ली के 5 वार्ड। नमूना हमारा जो रहेगा वो आपका 100 परिवार का रहेगा, और इसमें जो आपका विधि का उपयोग किया जाएगा वो आपका साक्षात्कार और प्रभावी प्रश्नावली द्वारा जानकारी संग्रह का रहेगा, और ये आपका 7 दिन का सर्वेक्षण रहेगा। तो इसमें उसके बाद हम आपका लिखे प्रमुख प्रश्न एवं उत्तरों का सारांश, जिसमें हम जो आपका प्रश्न रहेगा उसमें आपका एक ये रहेगा कि आप कूड़े को गीला और सूखा अलग करते हैं। तो जो आपके 50% लोग होते हैं वे कहते हैं हाँ, और जो आपके 42% होते हैं वे कहते हैं नहीं। तो ये सेकंड जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि आप नगर निगम की योजना से संतुष्ट है। तो 35% संतुष्ट रहते हैं, 40% असंतुष्ट रहते हैं, और 25% आपके अनिश्चित होते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि आपके क्षेत्र में नियमित कूड़ा उठाने की सेवा मिलती है। तो 65% का हाँ होता है, और 35% का नहीं होता है। और अगला प्रश्न जो आता है वो आपका आता है कि आपने कभी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। तो जो 20% है वे हाँ करते हो, जो आपका 80% है वे आपका नहीं करते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें, कंक्लूजन लिखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा जो आपका सर्वेक्षण है उससे हमें पता चलता है कि जो दिल्ली में कूड़ा निस्तारण योजना है उसके प्रति नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता अपेक्षा से कम है। इसलिए जो आपके कुछ क्षेत्र है उसमें तो आपकी कुछ सेवा अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कुछ आपके ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको कुछ संसाधनों का अभाव भी मिलता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आप इसके कुछ सजेशन सुझाव भी लिख देंगे, जिसमें कि जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही विद्यालय और कॉलोनियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए, और कूड़े के पृथक्करण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाए, साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त किया जाए। तो ये आपके कुछ स्ट्रैटेजी सजेशन हो गए, सुझाव हो गए। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें, फाइनल कंक्लूजन लिख देंगे। तो जिसमें हम आपका जो लिखे हैं सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि जो हमने आपकी योजना चलाई है किसी भी तरह की, तो उसको कितनी सफलता प्राप्त हुई है और उसको कितनी विफलता प्राप्त हुई है। जैसे कि हमने आपका दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना पर सर्वेक्षण करके पता किया। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें, देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में पूछा गया, और जो आपका ब्लॉग लेखन है उसकी विशेषताएं बताते हुए हमें आपका इसके प्रकारों का उल्लेख भी करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे कि जो आपका आज का समय, जो आपका वर्तमान युग है, इसमें आपका जो सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन है ये आपके एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और आपका एक अलग ही रूप ले चुके हैं, जो कि आपका जिससे आपका जो आपके दुनिया का मोस्टली जो आपके व्यक्ति रहेंगे वो आपका इससे प्रभावित रहेंगे। तो जो आपका सोशल मीडिया है वो आपका एक वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ता है, और जो आपका ब्लॉग लेखन है वो व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का मंच प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं सोशल मीडिया आखिर होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप जानते हो कि जो आपके सोशल मीडिया है इसमें आपका जो एक व्यक्ति होता है वो आपका एक नेटवर्क की तरह जुड़ा होता है संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों से। तो ये आपका एक प्रकार का डिजिटल मंच होता है जहां लोगों को संवाद, सूचना साझा करने और सामाजिक संबंध स्थापित करने की सुविधा मिलती है। जैसे कि आप यूज करते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी आपके सोशल मीडिया के अंदर में ही आते हैं। तो इसके कुछ बढ़ते प्रभाव भी देखे गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सामाजिक प्रभाव देखा गया है, जिससे कि जो आपका आप जानते हो जो आपका फेसबुक है उसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं। तो ये आपका लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का आसान माध्यम बन गया है, और जो आपातकालीन स्थिति होती है उसमें वे त्वरित सूचना प्रसार का साधन भी बन गया है। और जो आपके सामाजिक मुद्दे हो गए उन पर जनमत और अभियान चलाना भी इनके सहायता से आसान हो गया, क्योंकि इनकी सहायता से ही हम आपका एक आपकी जो सुनने वाली जगह होती है वहां तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मीटू के माध्यम से हमने पहुंचाया, सेव सोइल के जैसे आंदोलन के माध्यम से भी हमने पहुंचाया। सेकंड जो आपका प्रभाव आया वो आपका शैक्षिक प्रभाव आया। इसमें आपका जो ऑनलाइन शिक्षा, वेबिनार, ट्यूटोरियल और ज्ञानवर्धक जो सामग्री हो गई, इनसे जो ऑनलाइन माध्यम से जो लोग अपना घर से दूर रह के नहीं जा पाते थे वे अपने घर पे बैठ के भी इन चीज़ों को आपका कर सकते हैं। इसमें आपका जो आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और अध्ययन समूह है वैसे भी आपके सक्रिय रूप से देखे गए हैं। तो आपका जो मोस्टली टाइम है वो आपका जो शिक्षा में है उसमें आपका मोस्टली ऑनलाइन ही देखा गया। आप जैसे देख सकते हो आज के टाइम में जो आपका ऑनलाइन शिक्षा है वो आपका बहुत ही बढ़ोतरी कर चुकी है। इतना आपका ऑफलाइन नहीं मिलता है जितना आपका ऑनलाइन मिल जाता है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका व्यावसायिक प्रभाव आता है, जिसमें कंपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करती है।
जैसे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या किसी भी तरीके से कोई भी आपका जो आप जैसे वीडियो देखते हो उसके बीच में आपका किसी भी चीज़ का ऐड आ जाता है, तो वो आपका एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट ही होता है कंपनी का अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। साथ ही इसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सशक्त साधन भी है बन चुका है। फोर्थ जो आपका प्रभाव आया वो आपका राजनीतिक प्रभाव आया, जिसमें जो राजनीतिक दल थे वे सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रसार, घोषणाएं और जनसंवाद करते थे। साथ ही जन भावनाओं को समझने और उनके अनुसार रणनीति बनाने में भी ये सहायक सिद्ध हुआ। फिफ्थ जो आपका है वो आपके इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जिसमें आपका सबसे पहले शिक्षा को लेके देखा गया। तो जो आपका इंस्टाग्राम हो गया, जो आपका फेसबुक हो गया, जो आपका ट्विटर हो गया, इनके अधिक उपयोग से जो बच्चों का आपका शिक्षा प्रणाली है वो थोड़ा गिरा। इसमें आपके विभिन्न प्रकार की जो अफवाह होती है या फेक न्यूज होती है या कोई भी आपका साइबर अपराध होगा उसमें भी वृद्धि हुई है। और इसने आपके जो युवाओं की बर्बादी है और जो उनका मानसिक तनाव है वो भी आपका एक सोशल मीडिया का कारण बना रहता है। इसमें आपके कुछ प्राइवेसी का हनन भी हो जाता है, जैसे कि आपका कोई भी साइबर अटैक वगैरह हो गया, इनसे आपके प्राइवेसी का हनन भी होता है। तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव है, तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। तो इसमें हम आपका टोटली हम ये कह सकते हैं जो आपका सोशल मीडिया है उसने हमारी जीवन शैली को आधुनिक, संवादशील और वैश्विक बनाया है। लेकिन इसके आपके कुछ अच्छे पक्ष है तो इसके आपके कुछ बुरे पक्ष भी है। तो इसी पर ये आपका जो सोशल मीडिया है इसको एक आपको नियमित रूप से उपयोगी करना चाहिए। तो ये हमने आपका सोशल मीडिया देख लिया। अब हम आपका ब्लॉग लेखन की विशेषता और उसके प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका ब्लॉग लेखन देख लेते हैं, आखिर ब्लॉग लेखन आपका होता क्या है। तो जो आपका ब्लॉग लेखन होता है वो आपका एक प्रकार की डिजिटल डायरी है, जिसमें लेखक अपनी राय, अनुभव, ज्ञान या जानकारी का नियमित रूप से साझा करते हैं। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं जो आपका आज का समय है, इसमें आपका जो ब्लॉग है वो आपका बहुत ही फेमस चीज रही है। आज के समय में यह एक अन्य ही विषय के रूप में उभर कर आई है। मोस्टली जो आप यूट्यूब पे बंदे देखोगे वे अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में व्लॉग बनाते हैं, जिससे कि लोग मोटिवेट भी होते हैं और उनको देखना भी पसंद करते हैं। तो इसकी कुछ आपकी विशेषताएं भी रहती है, जिसमें आपका सबसे पहले विशेषता आती है स्वतंत्रता। तो जो वो लोग होगा वो उसमें लेखक स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकता है बिना किसी संपादकीय रोक टोक के। सेकंड जो आपका है वो आपका ताजगी है, जिसमें ब्लॉग समय समय पर अद्यतन किए जाते हैं। थर्ड आपका संवादात्मक आता है, जिसमें पाठक टिप्पणियां करके लेखक से संवाद कर सकते हैं। फोर्थ आपका सूचनात्मकता आता है, जिसमें ब्लॉग ज्ञानवर्धक और सूचना प्रदान करने वाले होते हैं। फिफ्थ आपका सुलभता आता है, जिसमें ब्लॉग किसी भी डिवाइस पर इंटरनेट से आसानी से पढ़े जा सकते हैं। सिक्स्थ जो आपका है वो आपका दृश्यता है, जिसमें ब्लॉग में चित्र, वीडियो, लिंक आदि जो जोड़ते हैं उससे उसको ब्लॉग को आकर्षक बनाया जाता है। और जो आपका एट एंड आया वो आपका प्रभाव है, जिसमें ब्लॉग समाज, नीति या व्यापार पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये आपके जो ब्लॉग होते हैं ये आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इनके कुछ प्रकार देख लेते हैं और उनका विवरण देख लेते हैं। तो एक आपका होता है पर्सनल ब्लॉग, जिसमें जो लेखक होता है वो अपने जीवन के अनुभव, जो उसका लाइफ स्टाइल होता है उसके बारे में वो बताता है। सेकंड आपका व्यावसायिक ब्लॉग होता है, जिसमें जो आपका कोई भी कंपनी हो गई या कोई भी आपका शॉप हो गई, वो अपनी जो उनके उत्पाद और जो सेवा होती है उनको जो भी अपडेट होता है वो आपकी जानकारी शेयर करता है। थर्ड आपका एजुकेशनल ब्लॉग होता है, जिसमें जो छात्र और शिक्षकों के लिए शैक्षिक सामग्री हो गई, गाइड, टिप्स आदि इसमें आ गई। फोर्थ जो आपका आया ट्रैवल ब्लॉग है, यात्रा ब्लॉग, जिसमें जो भी आपका यात्रा करने वाले व्यक्ति होते हैं वे अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत करते हैं। फिर आपका एक खाद्य ब्लॉग भी होगा, फूड ब्लॉग, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, रेसिपी, भोजन संस्कृति जो आधारित होते हैं उनको ही हम आपका खाद्य ब्लॉग कहते हैं। एक आपका प्रौद्योगिकी ब्लॉग भी होता है, जिसमें नए गैजेट्स, ऐप, सॉफ्टवेयर, तकनीकी समस्याओं पर भी केंद्रित होते हैं। और एक आपका स्वास्थ्य ब्लॉग होता है, जिसमें स्वास्थ्य, योग, फिटनेस और जीवन शैली से संबंधित जानकारी भी होती है। एंड आपका एक आता है सामाजिक राजनीतिक ब्लॉग, जिसमें सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक विचारधारा पर आधारित विचार होते हैं। तो ये आपका इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम ये लिखे हैं जो आपका सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन है ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो आपका सोशल मीडिया इसके आपके कुछ अच्छे प्रभाव रहे हैं तो इसके आपके कुछ बुरे प्रभाव भी रहे हैं। साथ ही जो आपका ब्लॉग लेखन है उसमें कोई भी आपका जो लेखक होता है वो अपने जीवन की, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में एक जनता के सामने प्रस्तुत करता है, उसको हम आपका ब्लॉग लेखन कहते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में संप्रेषण की प्रक्रिया पूछी गई है।
फीडबैक के महत्व के बारे में पूछा गया है और संप्रेषण की अवधारणा के बारे में पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपका संप्रेषण होता है वो आपका एक प्रकार से एक ऐसा विचार हो या अपनी भावनाओं या किसी भी तरह का कोई संदेश का ऐसा माध्यम होता है जो इसमें आपका जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति तक अपने भावना, विचार या कोई भी संदेश पहुंचाता है, उसको हम आपका संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें आपको सुनना, बोलना ही निर्भर नहीं करता, बल्कि जो उसको समझ के उसकी जो प्रतिक्रिया, जो फीडबैक देना होता है वो भी आपका इसमें एक आवश्यक तत्व होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद देन हम आपका लिखेंगे संप्रेषण की अवधारणा, अर्थात संप्रेषण होता क्या है। जैसे कि हमने अभी आपका देखा, जो आपका संप्रेषण शब्द है वो आपका संस्कृत का एक शब्द है प्रेषण, उससे बना है। तो जो आपका प्रेषण शब्द है उसका अर्थ होता है आपका भेजना, अर्थात आप एक तरीके से ये कह सकते हैं जो आपका संप्रेषण है उसमें एक व्यक्ति अपनी बात या जानकारी किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, और जब वो व्यक्ति जिस तक उसको जानकारी को पहुंचाया गया है, जब वो व्यक्ति उस बात को समझ लेता है, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया है तो तभी आपका संप्रेषण पूर्ण होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने विचार को दूसरे के सामने रख दे लेकिन वो उसको समझ नहीं पाता और उसकी प्रतिक्रिया नहीं देता, तो उस स्थिति में आपका जो संप्रेषण होता है वो आपका अधूरा माना जाता है। तो आपके संप्रेषण के कुछ मुख्य घटक भी होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले प्रेषक होता है जो आपका संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है। सेकंड आपका संदेश होता है, ये आपका जो बात है या सूचना है उसको हम आपका संदेश कहते हैं। थर्ड आपका माध्यम होता है, जैसे कि संदेश को पहुंचाने का तरीका होता है मौखिक तरीके से, लिखित तरीके से। फोर्थ आपका ग्रहणकर्ता होता है, जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। फिफ्थ आपका कोडिंग और डिकोडिंग होता है, जिसमें संदेश को भाषा या संकेत में बदलना और उसे समझना होता है। सिक्स्थ आपका शोर या बाधा आता है, जो आपका ये अवरोध होगा वो संप्रेषण में व्यवधान डाल सकता है। सेवंथ आपका प्रतिपुष्टि आता है, जिसमें ग्रहणकर्ता की प्रतिक्रिया जो कि बताती है कि संदेश समझा गया है या नहीं है। तो ये हमने आपका संप्रेषण के कुछ मुख्य घटक भी बता दिए, संप्रेषण की अवधारणा बता दी, हम आपकी संप्रेषण की प्रक्रिया बता देते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले विचार निर्माण किया जाता है। तो जिस भी विचार के बारे में जो भी विचार प्रेषक के मन में उत्पन्न होता है वो उसको ही आपका व्यक्त करने की कोशिश करता है। उसके बाद आपका कोडिंग आता है, वो आपको जो भी आपका विचार होता है उसको किस रूप में उसे प्रस्तुत करना है वो उस चीज को देखता है। थर्ड आपको जो आता है वो आपका संदेश का प्रेषण आता है, जिसमें संदेश को किसी माध्यम के द्वारा भेजा जाता है, जैसे कि वो बोलकर, लिखकर या ईमेल के माध्यम से। अन्य आपका बहुत सारे माध्यम चलते हैं, उनके माध्यम से आप वो अपने संदेश को भेज सकता है। फोर्थ आपको जो आता है वो आपका ग्रहण आता है, जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश को ग्रहण करता है। फिफ्थ आपका डिकोडिंग आता है, जिसमें वह संदेश को समझने की कोशिश करता है। सिक्स्थ आपका जो आपका लास्ट आता है वो आपका फीडबैक आता है, अर्थात जो आपका प्राप्तकर्ता जिस भी संदेश को प्राप्त करेगा वो उसको समझ लेगा, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसने आपका जो संदेश है वो कितना समझा और कैसे समझा। तो ये आपके संप्रेषण की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद हम आपका जो फीडबैक होती है, प्रतिपुष्टि होती है, उसका कुछ महत्व देख लेते हैं। तो इसके आपके कुछ मुख्य लाभ होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संप्रेषण की पूर्णता। जो प्रतिक्रिया मिलती है उससे हमें पता चलता है कि संदेश को ग्रहणकर्ता तक सही रूप में पहुंचाया गया है। सेकंड आपका सुधार की संभावना आती है, जिसमें यदि जो ग्रहण करता है वो संदेश को नहीं समझता तो प्रेषक उसे फिर से समझा सकता है। थर्ड आपका संबंधों में सुधार आता है, जो कि दो पक्षों के बीच विश्वास और समझ की भावना भी बढ़ती है। फोर्थ जो आपका आता है वो प्रेरणा और भागीदारी आती है, जिसमें जो सकारात्मक फीडबैक प्रेषण को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। फिफ्थ आपका दिशा निर्धारण आता है, जिससे फीडबैक से हमें पता चलता है कि संवाद सही दिशा में जा रहा है या उसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता होती है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिएगा कोई शिक्षक है, वो कक्षा में पढ़ा रहा है कोई भी विषय, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है कोई शिक्षक, तो उसमें जो छात्र है वो सिर हिलाकर प्रश्न पूछकर या उत्तर देकर अपनी जो प्रतिक्रिया देता है, तो उससे जो शिक्षक है उसको पता चल जाता है कि जो भी सब्जेक्ट, जैसे वो पॉलिटिकल पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट को वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, और जो आपकी फीडबैक थी वही शिक्षक को अपने पढ़ाने की शैली को समायोजित करने में मदद करता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका संप्रेषण है वो आपका केवल संदेश भेजना ही नहीं बल्कि एक समझदारी पूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया भी होती है, और ये आपका तभी सफल हो पाती है जब आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, जब आपको उसका फीडबैक मिलती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका
आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे संप्रेषण के विविध प्रकार के बारे में पूछा गया है और सामाजिक और व्यावसायिक संप्रेषण के बीच में जो अंतर है, जो उनके बीच में भिन्नता है, उसके बारे में हमसे इसमें पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे कि जो आपका संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, उसमें हम आपका संप्रेषण के माध्यम से विचारों, भावनाओं, तथ्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और ये आपका समाज, शिक्षा, राजनीति, व्यापार और पारिवारिक जीवन, इन सभी में जो संप्रेषण की भूमिका होती है वो आपका एक अलग ही लेवल की होती है, उसमें आपका एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप जो संप्रेषण के प्रकार है, जो आपके संप्रेषण के विविध प्रकार है, उनको देख लेते हैं। तो जो आपका संप्रेषण का प्रथम प्रकार आता है वो आपका प्रकृति के आधार पर आता है, जिसमें आपको जो संप्रेषण होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। एक आपका मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें जो भी आपको जो संप्रेषक होता है वो आपका बोलकर संदेश का आदान प्रदान करता है। और जो आपका दूसरा आता है वो आपका आता है लिखित संप्रेषण। इसमें जो आपका संप्रेषक होता है वो आपका लिखकर अपने जो विचार के आदान प्रदान है वो उसके लिखकर करता है। और जो आपका मौखिक संप्रेषण होता है इसमें आपका भाषा, शब्दों, लहजे और स्वर का उपयोग होता है, जैसे कि बातचीत, भाषण, इंटरव्यू, फोन कॉल आदि। और जो आपका लिखित संप्रेषण होता है ये आपका एक स्थायी संप्रेषण होता है और इसको आपको रिकॉर्ड के रूप में भी सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि आपका ईमेल, रिपोर्ट, पत्र, अनुबंध, विज्ञापन आदि। और फिर आपका जो आता है ध्यान आपका आता है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपको शब्दों के बिना संकेतों, हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से संप्रेषण होता है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हो मुस्कान, आंखों का संपर्क, हाथ के इशारे, बैठने का ढंग आदि। फोर्थ जो आपका है वो आपका दृश्य संप्रेषण आता है। इसमें आपका चित्र, चार्ट, ग्राफ, मैप आदि के माध्यम से जानकारी साझा की जाती है, जैसे कि आपका इन्फोग्राफिक्स होगा, पावर पॉइंट प्रस्तुति आदि हो गया। तो ये आपका मैंने आपको सब प्रकृति के आधार पर बता दिया। अब आपका प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एकमार्गी संप्रेषण, जिसमें आपका जो प्रेषक होता है वो संदेश भेजता है और ग्रहणकर्ता उसे केवल सुनता या पढ़ता है, जैसे कि आपका रेडियो प्रसारण, भाषण आदि। सेकंड जो आपका आता है वो आपका द्विपक्षीय संप्रेषण आता है, जिसमें जो प्रेषक और ग्रहण करता है वे दोनों बातचीत करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि आपका संवाद, चर्चा, साक्षात्कार आदि हो गया। थर्ड जो आपका है वो आपका माध्यम के आधार पर आया, जिसमें आपका सबसे पहला था प्रत्यक्ष संप्रेषण। इसमें आपके आमने सामने बातचीत, जिसमें आवाज, हाव भाव दोनों का उपयोग होता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका अप्रत्यक्ष संप्रेषण आता है, जिसमें तकनीकी या लिखित माध्यम से किया गया संप्रेषण को हम आपका अप्रत्यक्ष संप्रेषण कहते हैं, जैसे कि टेलीफोन, ईमेल, व्हाट्सएप आदि पे किया जाता है। फोर्थ आपका औपचारिकता के आधार पर आता है, जिसमें आपका सबसे पहले औपचारिक संप्रेषण आता है, दूसरा आपका अनौपचारिक संप्रेषण आता है। जो आपका औपचारिक संप्रेषण होता है वो आपका संस्था संगठन के नियमों के अनुसार होता है और इसमें आपका आदेश, रिपोर्ट, मीटिंग शामिल होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन आदि। सेकंड जो आपका है वो आपका अनौपचारिक संप्रेषण है। यह आपका व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, जैसे कि दोस्तों में बातचीत, घरेलू चर्चाएं आदि हो जाती है। तो ये हमने आपके संप्रेषण के प्रकार बता दिए। अब हम आपका सामाजिक और व्यावसायिक संप्रेषण में अंतर देख लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो उद्देश्य देखेंगे, जो आपका सामाजिक संप्रेषण होगा इसमें संबंध बनाना, भावनाओं का आदान प्रदान, और जब व्यावसायिक संप्रेषण होगा इसमें कार्य करना, सूचना और निर्देश देना आता है। प्रकृति में अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है सामाजिक संप्रेषण और औपचारिक और योजनाबद्ध होता है आपका व्यावसायिक संप्रेषण। माध्यम जो आपका सामाजिक संप्रेषण है इसमें आपका आमने सामने की बातचीत, फोन, सोशल मीडिया वगैरह आते हैं, और जो आपका व्यावसायिक संप्रेषण है इसमें आपका ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, मीटिंग्स वगैरह आती है। और भाषण में हम आपको जो देखेंगे, जो आपका सामाजिक संप्रेषण है इसमें आपका साधारण भावनात्मक भाषा का उपयोग होता है, और व्यावसायिक संप्रेषण में आपका व्यवसायिक, स्पष्ट और तकनीकी भाषा का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आप सामाजिक संप्रेषण में देख सकते हैं जैसे कि मित्रों से बातचीत, और व्यावसायिक संप्रेषण में आप देख सकते हो जैसे कि ऑफिस मीटिंग आदि हो गया। तो ये आपके सामाजिक संप्रेषण और व्यावसायिक संप्रेषण के कुछ मुख्य अंतर मैंने आपको बता दिए। इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे कि जो आपका संप्रेषण है उसके आपके विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं, जो कि आपका एक अलग परिस्थितियों में व्यक्ति को चुनने चाहिए,
और उसी संप्रेषण का उपयोग करना चाहिए। जो आपका सामाजिक संप्रेषण होता है वो आपका भावनात्मक संबंधों को सुदृढ़ करता है, लेकिन जो आपका वैश्विक संप्रेषण होता है वो आपका जो आपके संगठित और सफल संस्था होती है उनको सफल और संगठित बनाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें हमने दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर हमने आपका पहले भी दिया हुआ है और हमें इसके साथ में हमने लिखना है कि एक अच्छे संपादकीय का महत्व बताते हुए एक अच्छे संपादक के गुणों के विवेचन भी करना है। तो इसकी जो सबसे पहले हम आपका इसमें एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे, एक आंसर लिखेंगे। तो जो इसमें हम आपका दिल्ली के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देंगे और साथ ही जो आपका सर्वेक्षण होता है उसके उद्देश्य के बारे में हम आपका इसमें बोला गया उसको देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। उसके बाद जो आपके सर्वेक्षण की रूपरेखा थी जो कि हमने इससे पहले के आंसर में भी लिखी थी वो लिख लेंगे। सेम आपको वही आंसर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन भी आपका सेम है। फिर आपके सर्वेक्षण के निष्कर्ष लिखने हैं, फिर उसका विश्लेषण करना है, फिर उसकी जो समस्या है उनको बताना है। देन आपको एक सुझाव भी देना है जिसमें हमने आपका जो जागरूकता कार्यक्रम वगैरह हो गए उनके माध्यम से आपका सुधार दिया था। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे जिसमें हम लिखेंगे जो आपका निस्तारण योजना है या कूड़ा निस्तारण योजना है वह आपके दिल्ली की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए चलाई जाती है। और सर्वेक्षण से हमें ये पता चलता है कि जो आपका वर्तमान योजना है उसको किस हद तक हमने प्राप्त कर लिया, उसमें कितनी सफलता रही है और कितनी उसमें विफलता रही है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से में हमने आपसे डायरी लेखन का आशय पूछा गया है और जो उसकी विशेषता है उसके बारे में पूछा गया है और कोई किसी भी जीवन की महत्वपूर्ण घटना का एक डायरी लेखन के अंश के तौर पर उल्लेख करना है और इसमें हमसे जो भी सावधानियां बरती जाती है उन सभी के बारे में हम आपका इसके आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे तो आपका डायरी लेखन होता है वो आपका एक आत्मिक और भावनात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें हम आपका जो व्यक्ति होता है वो अपने मन की बातें जो उसके विचार या जो उसकी भावनाएं होती है वो उसमें लिखकर डायरी में लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और वो उसका आपका एक लिखने का सशक्त माध्यम तो होता ही है, साथ ही वो उसमें खुद से बातचीत भी करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे डायरी लेखन का आशय क्या होता है, डायरी लेखन का अर्थ क्या होता है। तो अपने दैनिक अनुभवों, विचारों, भावनाओं या किसी विशेष घटना को तिथि और समय के साथ एक निजी दस्तावेज में दर्ज करना ही डायरी लेखन कहलाता है। और ये आपका एक पूरे तरीके से पर्सनली होता है, ये आपका एक पूर्णतः व्यक्तिगत होता है और इसे दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, खुद की बातचीत के लिए इसको लिखा जाता है। तो ये हमने आपका डायरी लेखन के बारे में बता दिया। अब आपकी जो डायरी लेखन है उसकी आपकी कुछ विशेषताएं भी होती है। इसमें आपकी सबसे पहली विशेषता तो निजता ही आती है। इसमें व्यक्ति बिना किसी संकोच के अपने इरादे की बात लिखता है और इसमें वो आपका जो भी तिथि और जो समय होगा, इट मीन्स आपका जो डायरी लेखन होता है उसमें आपका एक तरीके से वो अपने दिन की, कुछ डायरी लेखन आपके ऐसे होते हैं उसमें वो अपनी पूरी दिनचर्या लिखता है, लेकिन कुछ डायरी लेखन आपके ऐसे भी होते हैं उसमें वो आपका जो उसका विशेष समय रहा है, जो भी उसका जो स्पेशल टाइम रहा है उसको वो आपको उसमें उल्लेख करता है समय के और तिथि के साथ, और उसमें उस टाइम के बारे में बताता है कि इस टाइम में मैंने ये चीज़ फील करी है और ये चीज़ स्पेंड करी है, ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ थी, ये मेरी लाइफ की सबसे बुरी चीज़ थी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका डायरी लेखन है उसकी कुछ विशेषताएं बता दी, जिसमें जो अपनी वो भाषा का उपयोग करता है वो सरल, सहज और भावनात्मक भाषा का प्रयोग करता है और ये आपकी कोई भी औपचारिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये मैंने आपको डायरी लेखन की विशेषता बता दी। अब डायरी लेखन का महत्व बता देते हैं, जो कि आपका जो डायरी लेखन होता है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति होता है वो अपने भावों को स्पष्ट कर देता है, अपने भावों को थोड़ा रिलैक्स फील करता है ताकि जो उसके अंदर तनाव है वो तनाव ना बन सके। तो इसमें उसको किसी भी तरीके से कोई डर का आभास भी नहीं होता है कि जो उसने दूसरे को फीलिंग बताई है अपनी कि उससे कोई ठेस पहुंचेगी या दूसरा उसको कोई हर्ट करेगा, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स अपनी आप से एक तरीके से अपने आप को ही बताता है डायरी में लिखकर। तो ये आपका डायरी लेखन का महत्व हो गया। अब हम आपका डायरी लेखन में बरती जाने कुछ सावधानी देख लेते हैं। जो आपका ये डायरी लेखन होता है ये आपका एक तरीके से पर्सनली होता है, व्यक्तिगत होता है। इसमें उसकी गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है और इसमें कोई भी असत्य या भ्रामक बातें नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे स्वयं की एक तरह की बातचीत होती है। तो स्वयं को हम ईमानदारी से
हमको बातें बतानी चाहिए और भाषा में मर्यादा भी होनी चाहिए, चाहे विषय आपका कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो। और जो नकारात्मकता है उसको सीमित रखते हुए उसमें इसका आपका आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और जो आपका डायरी है उसको कभी भी सार्वजनिक किया जाए तो उसमें किसी अन्य की निजता भंग नहीं की जाए। तो ये आपकी कुछ डायरी लेखन में कुछ बरतने वाली सावधानियां थी। इसके बाद हम आपका एक डायरी लेखन का एक अंश देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया आपका सबसे पहले डायरी लेखन में हम आपका दिनांक लिखते हैं। जैसे कि हमने मान लिया है आपका 20 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन था और स्थान जो आपका रहा था वो आपका नई दिल्ली रहा था। तो इसमें हम आपका इस टाइप में लिखते हैं कि प्रिय डायरी। उसके बाद हम आपके जो भी हमारे दिन का जो भी दिनचर्या रही है उसके बारे में लिख देते हैं कि आज मैंने अपने दिन में ये चीज अच्छी करी, आज मेरी ये कमियां रही है और आज मैंने ये चीज अचीव करी है और ये चीज करके मुझे अच्छा फील हुआ है। इसी तरीके से जो भी उसकी दिनचर्या रही है वो उसको आपका लिखना शुरू कर देता है। और लिखना शुरू करने के बाद आपका जो एट एंड लिखता है उसमें वो आपका तुम्हारा अपना करके अपना नाम लिख देता है। तो ये आपका एक डायरी लेखन का एक प्रारूप बता दिया मैंने। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो जो आपका डायरी लेखन है वो कुछ लोगों की हैबिट भी होता है, लेकिन ये आपका केवल एक आत्मा का लेखन ही माना नहीं जाता। इसमें हम इसे जो आपका डायरी लेखन होता है इसे हम आपका एक सामाजिक जीवन से भी जोड़ते हैं, अपने जीवन से भी जोड़ते हैं। और यही आपके जीवन के छोटे छोटे पल जो शब्दों में ढाल देता है और वे आपके कोई यादें ही नहीं बनी रहती बल्कि वे आपके लिए एक विकास का दस्तावेज भी बन जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया प्रभावी संप्रेषण में भाषा कौशल के महत्व को हमें बताना है। साथ ही जो आपके संप्रेषण के आयाम है उनके बारे में पूछा गया है। और जो हैरोल्ड डी लासवेल है उन्होंने संप्रेषण किस माध्यम से होता है उसको बताया, इसके बारे में हमें आपको बात बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम आपका लिखें जो आपका संप्रेषण है वो विचारों, भावनाओं, जानकारियों, सूचनाओं का आदान प्रदान है। चाहे वो आपको किसी भी तरह की कोई बातचीत हो या कोई लेखन हो या कोई भाषण हो, वो सभी आपका संप्रेषण के माध्यम से ही होता है। और इसमें आपका जो प्रतिवेदन होता है आपका एक जो आप मान सकते हैं फीडबैक होता है। तो फीडबैक इसमें जरूरी होता है जिससे कि पता चलता है कि वो व्यक्ति को बात कितनी समझ आई कितनी नहीं आई। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रभावी संप्रेषण में भाषा कौशल का महत्व। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है स्पष्टता और समझ में आसानी। तो जो भाषा कौशल है उससे अर्थ ये होता है कि सही शब्दों का चयन, व्याकरण की शुद्धता और भावों की उचित अभिव्यक्ति। जब आपकी जो भाषा है वो सटीक और सरल होती है तो जो संदेश है वो आसानी से समझा जा सकता है। और गलत या अस्पष्ट भाषा से जो भ्रम या गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है जिससे कि जो संप्रेषण का उद्देश्य है वो आपको अधूरा रह जाता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका भावना और विचारों का सटीक प्रस्तुतिकरण आता है। इसमें जो भाषा कौशल है उससे हम अपने विचारों को न केवल स्पष्ट करते हैं बल्कि अपनी भावनाओं को भी प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। इससे सामने वालों के साथ गहरा संबंध बनता है और जो संदेश है वो अधिक प्रभावशाली भी बन जाता है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका सुनने और पढ़ने की क्षमता में सुधार आता है। जिसमें भाषा कौशल केवल बोलने या लिखने तक सीमित ही नहीं होता बल्कि वो आपका सुनने और पढ़ने की क्षमता भी इसमें आपकी आती है। जब हम आपके जो भाषा उसको अच्छी तरह से समझते हैं तो दूसरों के संदेश को सही अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं जिससे जो संप्रेषण है वो द्विपक्षीय और सार्थक भी बनता है। फोर्थ आपका आता है संस्कृति और सामाजिक संदर्भ का सही प्रयोग। जिसमें जो प्रभावी संप्रेषण होता है उसमें भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य समझना भी जरूरी होता है। और सही भाषा का चयन करेंगे और जो उपयुक्त शैली हम उपयोग करेंगे तो उससे हम आपका सामाजिक रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और संप्रेषण का जो प्रभाव है उसको भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आपका फिफ्थ आता है वो आपका विवाद और विवादास्पद विषयों पर नियंत्रण आता है। जिसमें जो भाषा कौशल है उससे हम विवादों को कुशलता से संभाल सकते हैं और जो उचित शब्दों का चयन और संयमित भाषा है उससे हम जो हमारे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं उनसे हम आपका सभी से बच सकते हैं और जो हमारी बातचीत है उसको हम सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। थर्ड आपका प्रभावी नेतृत्व तो प्रेरणा का माध्यम आता है। जिसमें नेताओं, शिक्षकों, वक्ताओं के लिए जो प्रभावी भाषा कौशल है वो आपका आवश्यक होता है ताकि वे जो अपने अनुयायी श्रोता है उनको प्रेरित कर सके। सही भाषा से संदेश का प्रभाव बढ़ता है और लोग बेहतर प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका लिखें जो हमारा
हमारा प्रभावी संप्रेषण है उसमें भाषा कौशल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये केवल आपके जो संदेश है उसको तो स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता ही है, साथ ही आपके जो पारस्परिक संबंध है उसको भी मजबूत करता है, गलतफहमियों को दूर करता है और जो सकारात्मक संवाद है उसको भी स्थापित करने में हमारी मदद करता है। इसलिए जो भाषा कौशल का विकास है वो संप्रेषण की सफलता के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कुछ शब्दों पर टिप्पणी पूछी गई है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्रतिपुष्टि फीडबैक, दूसरा आपका संवाद लेखन, तीसरा आपका जल और जीवन अनुच्छेद लेखन, फोर्थ आपका आता है संप्रेषण की प्रक्रिया और फिफ्थ आपका आता है अनुच्छेद लेखन। तो सबसे पहले हम आपका प्रतिपुष्टि फीडबैक देख लेते हैं। तो जो आपका फीडबैक है वो आपका एक प्रकार की ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें जो संप्रेषण होता है वो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को भेजी जाती है और ये आपका संचार प्रक्रिया को पूर्ण बनाती है, क्योंकि इससे प्रेषक को पता चलता है कि जो उसने संदेश दिया है वो किस हद तक समझा गया है और उस पर उसका कैसी प्रतिक्रिया या कैसा रिप्लाई उसको मिला है। और जो फीडबैक है उससे संवाद में सुधार संभव होता है और जो गलतफहमियां उनको भी दूर फीडबैक के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए जो आपका एक प्रभावी संप्रेषण है उसमें जो फीडबैक है वो आपका एक अलग ही महत्व रखता है। तो ये मैंने आपको प्रतिपुष्टि या फीडबैक बता दिया। उसके बाद जो आपका सेकंड आता है वो आपका संवाद लेखन आता है। तो संवाद लेखन आपकी एक प्रकार की जीव लेखन शैली होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप को शब्दों में लिखा जाता है। और जो आपका संवाद लेखन है वो भाषा को सरल और प्राकृतिक बनाता है, जिससे कि पाठक को विषय समझने में आसानी भी होती है। और जो आपका संवाद लेखन है वो शिक्षण, नाटक और साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, क्योंकि जो आपका संवाद लेखन का विषय वो जीवंत और रोचक बनाता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको संवाद लेखन भी बता दिया। देन हम आपका जल और जीवन एक अनुच्छेद लेखन देख लेते हैं, जिसमें हम आपका लिखें जो आपका जल है वो जीवन का अधिकार है और पृथ्वी पर जितने भी आपके जीव जंतु हैं उनके लिए जल आपका एक महत्वपूर्ण एक जल माना जाता है, क्योंकि जल के बिना कोई भी जीव जंतु या कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जल से ही हमारे जो शरीर के सभी कार्य है वे सुचारू रूप से हो पाते हैं और जल के बिना आपका न कृषि हो सकती है, न ही कोई उद्योग चल सकता है। इसलिए जो जल का संरक्षण करना है वो हम सभी का एक कर्तव्य है, ताकि जो जल है उसका हम आपका सही उपयोग कर सके और जल को व्यर्थ न गवाए और इसे स्वच्छ रखे, ताकि जीवन सुचारू और स्वस्थ बना रहे। तो ये हमने आपका जल और जीवन के रूप में एक अनुच्छेद लेखन भी लिख लिया। फिर हम आपका जो फोर्थ आता है वो आपका संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में आपके कुछ मुख्य तत्व होते हैं, जैसे कि प्रेषक, एक आपका संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। तो जो प्रेषक होता है वो आपका संदेश तैयार करता है और उसे किसी भी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, और जो प्राप्तकर्ता है वो उसी संदेश को समझता है और फिर अपनी जो प्रतिक्रिया, जो फीडबैक, जो रिप्लाई होता है उसको प्रेषक को देता है, उसको प्रेषक को भेजता है। तो यही आपका एक निरंतर चक्र चलता रहता है जो कि आपके संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, जिससे कि आपकी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसके बिना भी संवाद संभव नहीं हो पाता है। फिर तो आपका जो आता है वो आपका अनुच्छेद लेखन आता है। तो जो अनुच्छेद लेखन है वो आपके एक विषय पर अपने विचारों को सुव्यवस्थित और संगठित रूप में प्रस्तुत करने की एक विधा होती है। अनुच्छेद लेखन में आपकी विषय की स्पष्टता, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग और तार्किक क्रम जरूरी होता है। तो अच्छा अनुच्छेद पाठक को किसी विषय की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में देता है और उसकी जो समझ है उसको भी बढ़ाता है, और ये आपका लेखन की मूलभूत और महत्वपूर्ण कला भी मानी जाती है। तो ये आपका अनुच्छेद लेखन हो गया। तो इतना सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता दिया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो इसमें ही आपके कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। PDF प्राइस आपका 30 रुपीज रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको PDF या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपके एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप एक बार नोट्स या PDF ले लीजिएगा, जिससे आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाए। देन आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट या का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।